नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे। तो दोस्तों, ये हमारे वीडियो नंबर 8 की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 2 है और मेरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो नंबर 8 जो है इस वीडियो में हम फिनिश कर लें। और ये हिंदी का कंटेंट होने वाला है और लगभग 110 क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं इस पार्ट के, तो वो आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि एग्ज़ाम से पहले आपको इतने क्वेश्चंस मैं वीडियो के माध्यम से करवा दूं कि अगर आप बुक नहीं भी पढ़ पा रहे हैं और सिर्फ मेरी वीडियोस ही देख रहे हैं और आपने कम से कम 5 से 6 बार मेरी वीडियोस को देखा है तो भी आपका पेपर जो है क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रंथालयों में परिग्रहण रजिस्टर एक्सेशन रजिस्टर किस कार्य के लिए होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस पे मैंने पहले ही आंसर मार्क कर रखे हैं। इसका आंसर है सी, जिस क्रम में पुस्तकें प्राप्त होती हैं उसी क्रम में पुस्तकों के पंजीकरण के लिए। ठीक है, तो एक्सेशन रजिस्टर जो है वही मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है लाइब्रेरी में, और उसके अलावा हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं होता जितना कि एक्सेशन रजिस्टर इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास जिस सीक्वेंस में रिसीव होती हैं उसी सीक्वेंस में हम एक्सेशन रजिस्टर में उनकी एंट्री करते हैं और उनको एक्सेशन नंबर देते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, ग्रंथालयों में वार्षिक प्रतिवेदन क्यों बनाया जाता है। तो अधिकारियों को सूचना देने के लिए। नेक्स्ट है, वार्षिक प्रतिवेदन में सबसे अंत में नीचे किसके हस्ताक्षर होने चाहिए। तो ऑब्वियसली लाइब्रेरियन के हस्ताक्षर होने चाहिए, ग्रंथालय के हस्ताक्षर होने चाहिए। आईएसबीएन का क्या आशय है। आईएसबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ संख्या। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मानक ग्रंथ संख्या प्रदान करने के संबंध में सर्वप्रथम किस देश में विचार विमर्श हुआ। तो ये हुआ था सबसे पहले इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सर्वप्रथम ग्रंथों की संख्या को कौन सा नाम दिया गया। तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम ग्रंथों की संख्या को स्टैंडर्ड बुक नंबर दिया गया और वही बाद में आगे चल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर हो गया। बाद में स्टैंडर्ड बुक नंबर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होने पर क्या नाम दिया गया। तब नाम दिया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसबीएन संख्या में कितने अंक होते हैं। तो आईएसबीएन में जो है 10 अंक होते हैं। आईएसबीएन संख्या में कितने अवयव होते हैं, मतलब कंपोनेंट कितने होते हैं। वो जो 10 अंकों का नंबर होता है उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। आईएसबीएन का पहला कंपोनेंट जो है अभिज्ञानकर्ता ग्रुप आइडेंटिफायर किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो वो किसी भी ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि उसके नाम से ही पता लग रहा है, जैसे कि राष्ट्रीय, भौगोलिक, भाषा तथा अन्य किसी समूह को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसएसएन का पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है ये। आईएसएसएन में 8 अंक होते हैं और किसी धारावाहिक की अंतर्राष्ट्रीय मानक धारावाहिक संख्या 00459127 है। तो इसमें धारावाहिक की आख्या टाइटल के अंक कौन से हैं। तो इसमें टाइटल के जो अंक हैं वो 912 हैं, यानी कि जो 5th 6th 7th नंबर होता है वो टाइटल का नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और धारावाहिक से कंफ्यूज मत होइए, जो पुराने धारावाहिक आते थे ना टीवी पे, वही है ये धारावाहिक, सीरियल्स, जिसको हम इंग्लिश में सीरियल बोलते थे और हिंदी में धारावाहिक बोलते थे। और लाइब्रेरी में क्या हो जाती है, वो जो हमारी मैगजीन्स हैं, जो कि एक फिक्स टाइम के बाद जो है, एक समय अंतराल के बाद हमें बार बार रिसीव होती हैं सेम टाइटल के साथ, उसी को हम सीरियल्स बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानक व्यवहारिक संख्या अंतर्राष्ट्रीय मानक धारावाहिक संख्या आईएसएसएन का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक धारावाहिक आईएसएसएन का उपयोग, देखिए, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी वो बुक हो गई, लाइब्रेरी लिटरेचर वो भी बुक हो गया, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी वो भी बुक हो गई, अल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी। तो इसमें आईएसएसएन का उपयोग किया जाएगा क्योंकि वो पीरियोडिकल्स की डायरेक्टरी, और आईएसएसएन किससे रिलेटेड है, पीरियोडिकल से रिलेटेड है। ठीक है, और बाकी जो लिटरेचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, लाइब्रेरी लिटरेचर, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये सब क्या है, इनमें बुक्स के बारे में डिटेल होती हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन सीआईपी योजना किस ग्रंथालय ने प्रारंभ की थी। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन सीआईपी जो है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने प्रारंभ की थी। ठीक है, ग्रंथों के प्रसारित होने से पूर्व उनके प्रसूचीकरण को रंगनाथन महोदय ने किस पद से नामित किया। तो उसे नामित किया था उन्होंने प्री नेटल कैटलॉगिंग। अगला सवाल है, जन पूर्व सूचीकरण प्री नेटल कैटलॉगिंग का अन्य नाम क्या है। तो प्रकाशन में सूचीकरण, उसको कहेंगे प्रकाशन में सूचीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंध से आप क्या समझते हैं। तो मानव संसाधन प्रबंध से आप क्या समझते हैं, विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति करना, नहीं, ग्रंथालय के कार्यों को मानव कर्मचारियों से कराना, विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु मानव रूपी संसाधन का प्रबंध करना, ग्रंथालय हेतु कर्मचारियों का नियोजन करना। ठीक है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो स्टेटमेंट है वो सी है, विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु मानव रूपी संसाधन का प्रबंध करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण क्या होते हैं। मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण होते हैं, देखिए कार्य विश्लेषण, वर्ग विश्लेषण एवं योग्यताएं, कार्य विश्लेषण कर्मचारियों की योग्यताएं एवं चयन, कर्मचारियों की योग्यताएं, चयन एवं वेतन, कार्य विश्लेषण, वर्ग विश्लेषण, योग्यताएं एवं चयन। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो डी है, कार्य विश्लेषण, वर्क एनालिसिस, ग्रुप एनालिसिस, क्वालिफिकेशन डिसाइड करना और सिलेक्शन करना, ये मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण होते हैं। कार्य विश्लेषण का क्या अर्थ होता है, तो कार्य विश्लेषण कार्य का विभिन्न निश्चित मदों में विश्लेषण करना, ठीक है, तो ये ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कार्य की प्रकृति के बारे में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको हम बोलेंगे कार्य विवरण, वर्क डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो किसी भी कार्य की प्रकृति क्या, नेचर क्या है वर्क का, उसके बारे में जो सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है उसको हम वर्क डिस्क्रिप्शन कहते हैं। जब ग्रंथालय के स्टाफ के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का छोटे छोटे कार्यों में विभाजन किया जाता है तब यह कार्य क्या कहलाता है, तब यह कार्य कहलाएगा कार्य विश्लेषण। ग्रंथालयों में मानव शक्ति का प्रबंध करने हेतु क्या मूलभूत आधार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य विश्लेषण फिर से, ठीक है। मूलभूत आधार क्या होंगे, कार्य विश्लेषण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी में पाई जाने वाली मांगों एवं आवश्यकताओं का लिखित अभिलेख क्या कहलाता है, तो किसी कर्मचारी वो क्या कहलाएगा, कार्य विवरण, वर्क डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य विवरण से क्या आशय होता है, तो कार्य विवरण से कर्मचारियों के कार्यों का विवरण, बिल्कुल, कर्मचारी के पद पर निर्धारित कार्यों का विवरण, ये और बेटर आंसर है। ग्रंथालय के समस्त कर्मचारियों के कार्यों का विवरण, सेकंड वाला बेस्ट है अभी तक। और कर्मचारियों के कार्यों, कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों एवं अनुभवों का विवरण, तो यहाँ पे डी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण एवं बाद में योग्यता आंकने हेतु निम्न में से क्या आवश्यक है, तो इनमें से क्या आवश्यक होगा, जो मानक होंगे उसके लिए तो कार्य विवरण जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, उसी के बेसिस पे आप एनालिसिस करोगे उसका, मतलब जज करोगे उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों के चयन करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में प्रथम चरण क्या होता है, तो सबसे प्रथम चरण क्या होगा, जो कर्मचारियों के चयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला फर्स्ट स्टेप पे प्राथमिक साक्षात्कार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया में उनकी योग्यता का परीक्षण जिन विधियों से किया जाता है निम्न में से कौन सी नहीं है, तो इसमें से हम शारीरिक परीक्षण नहीं करते हैं, ठीक है। भारत के विश्वविद्यालय एवं कॉलेज ग्रंथालय हेतु स्टाफ फॉर्मूला किसने प्रतिपादित किया था, तो मिस्टर रंगनाथन ने प्रतिपादित किया था। डॉक्टर रंगनाथन ने ग्रंथालय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीकी विभाग हेतु कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने हेतु क्या सूत्र प्रस्तुत किया था, तो देखिए सूत्र जो था वो ये था A+40D/200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय ग्रंथालयों में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने हेतु 1966 में सेमिनार किस संस्था की सहायता से आयोजित की गई थी, तो ये आयोजित की गई थी इंस्टॉक की सहायता से। अगले सवाल पे चलते हैं, यूजीसी सूत्र के अनुसार एक कर्मचारी द्वारा एक दिन में कितनी पुस्तकें परिग्रहण एक्सेशन की जानी चाहिए, तो इसका आंसर है 40। अगला सवाल है, अभिप्रेरणा से क्या आशय होता है, तो अभिप्रेरणा का मतलब क्या है, कर्मचारियों में कार्य निष्पादन की इच्छा जागृत करना एवं उत्प्रेरित करना, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से क्या लाभ होता है, अभिप्रेरणा से जो है एम्प्लॉय जो है वो भावुक होकर अधिकतम क्षमता तक कार्य करता है। अगला सवाल है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में से निम्न में कौन सा नहीं है, तो अभी जो मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन के जो सिद्धांत है उसमें वेतन प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है, अभिप्रेरणा का हाइजीन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो हाइजीन सिद्धांत जो है वो मिस्टर हर्जबर्ग ने प्रतिपादित किया था। हर्जबर्ग ने कार्य के कौन से दो परिणाम माने हैं, तो हर्जबर्ग के अनुसार जो है कार्य से असंतुष्टि एवं संतुष्टि, ये दो परिणाम उन्होंने माने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत भी मिस्टर एफ हर्जबर्ग ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व का कंटीजेंसी मॉडल किसने विकसित किया था, तो नेतृत्व का कंटीजेंसी मॉडल जो है मिस्टर फिडलर ने विकसित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक नवागंतुक कर्मचारी को दैनिक कार्यों से परिचित होने में सहायता करता है, तो दैनिक कार्यों से परिचित होने में क्या चीज सहायता करेगी, इसमें से वो करेगी स्टाफ मैनुअल। अगला सवाल है, ग्रंथालयों में स्टाफ मैनुअल की आवश्यकता क्यों होती है, तो कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों से अवगत कराने हेतु, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालयों में स्टाफ मैनुअल में क्या दर्शाया जाता है, तो स्टाफ मैनुअल में ग्रंथालय के नियम, प्रक्रियाएं एवं क्रियाकलाप इन सभी को दर्शाया जाता है। अगला सवाल है, हेनरी ग्नेट
ने कार्मिकों के बारे में क्या अभिलिखित करने को चार्ट परिचित कराए? तो ये है उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को का व्यवस्थित अनुसंधान अथवा किसी लक्ष्य के पदानुक्रम को ज्ञात करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मूल्यांकन किसके तुलना करने का विषय है? तो मूल्यांकन जो है वास्तविक परिणाम की तुलना करने का विषय है। कार्य निष्पादन मूल्यांकन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से क्या आशय है? तो परफॉर्मेंस से कर्मचारियों द्वारा निष्पादित कार्यों का एक साथ मूल्यांकन नहीं, ये नहीं होगा। कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों का अलग अलग मूल्यांकन ये होगा। ठीक है, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन मूल्यांकन पद का प्रादुर्भाव कब प्रारंभ हुआ? तो निष्पादन मूल्यांकन पद का प्रादुर्भाव 1950 में प्रारंभ हुआ। कर्मचारियों की निष्पादन मूल्यांकन की प्रचलित विधि कौन सी है? तो इनकी प्रचलित विधि जो है इंसिडेंट विधि है। ठीक है, इंसिडेंट से आप समझते ही हैं, ये मान लीजिए कोई कर्मचारी है, वो लाख अच्छे काम करे लेकिन उसने एक गलती कर दी, एक इंसिडेंट ऐसा हो गया जो कि बड़ा था और सभी को याद रह गया, तो बस उसी में सब कुछ चौपट हो जाता है। तो उसी को इंसिडेंट विधि, तो मतलब वैसा वर्षा भी होता है कि ठीक है कुछ काम बढ़िया नहीं करता था, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हो गया, एक ऐसा काम कर दिया उसने बंदे ने जो कि बहुत ही बढ़िया था और सबकी नज़रों में आ गया, तो वो एक इंसिडेंट विधि जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है। कर्मचारियों के निष्पादन मूल्यांकन की घटना विधि में मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसमें मूल्यांकन कैसे किया जाता है? किसी घटना विशेष के घटने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी संस्था की उपलब्धि मूल्यांकन से क्या निर्धारण होता है? तो इससे निर्धारण होगा कोई प्रणाली अथवा सेवा कैसा कार्य कर रही है। ठीक है, अगला सवाल है, नेतृत्व का पाथ गोल सिद्धांत, पाथ गोल थ्योरी किसके द्वारा विकसित किया गया? वो विकसित किया गया रॉबर्ट हाउस के द्वारा। वित्तीय प्रबंध किसे कहते हैं? तो वित्तीय प्रबंध जो है ग्रंथालय हेतु प्रबंध करना, ग्रंथालय के कर्मचारियों के वेतन के लिए धन ग्रंथालय हेतु वित्त का प्रबंध करने का कार्य, इसी को वित्तीय प्रबंध कहेंगे। क्योंकि हम यहाँ लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो इसलिए लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में ही आंसर यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध के प्रति व्यक्ति सिद्धांत पर कैपिटा मेथड के अनुसार किसी विश्वविद्यालय ग्रंथालय में प्रति अध्यापक कितने रुपए व्यय करने का प्रावधान है? तो इसके बारे में हमने पीछे बात की थी, किसी वीडियो में हमने बात की हुई है, 300 रुपीज़ पर टीचर। ठीक है, सार्वजनिक ग्रंथालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सार्वजनिक ग्रंथालय के लिए आय का मुख्य स्रोत जो है वो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जो फंड प्रोवाइड करती है वही मेन सोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय ग्रंथालय के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है? विश्वविद्यालय ग्रंथालय के लिए यूजीसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन राज्यों के सार्वजनिक ग्रंथालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है जहां ग्रंथालय अधिनियम पारित हो चुका है? तो वहां पे जो है लाइब्रेरी प्रतिकर जो है लाइब्रेरी सेस जो है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है। विशिष्ट ग्रंथालयों के लिए अनुदान ग्रांट कहाँ से और कौन उपलब्ध कराता है? तो विशिष्ट ग्रंथालय जो होते हैं उनकी पैतृक संस्था जो है उनको ग्रांट प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आवर्ती रिकरिंग व्यय क्या होते हैं? तो रिकरिंग व्यय जो है ये देखिए, पुस्तकों पर व्यय, विद्युत पर व्यय, हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है कर्मचारियों के वेतन पर व्यय, अन्य व्यय। देखिए इसमें रिकरिंग कर्मचारियों के वेतन पर व्यय ये रिकरिंग है। ठीक है ना, वैसे विद्युत पर व्यय भी रिकरिंग ही है क्योंकि हर महीने ये तो बिजली का बिल तो आएगा ही आएगा। कर्मचारियों का वेतन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कर्मचारियों का वेतन नहीं होगा तो लाइब्रेरी चलेगी कैसे? ठीक है, कर्मचारी काम कैसे करेगा? तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हमारा बी ही है, कर्मचारियों के वेतन पर व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट का क्या आशय है? बजट आय व्यय का आगामी वर्ष का वार्षिक अनुमान, इसी को हम बजट कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, बजट बनाने की वह विधि क्या कहलाती है जो कर्मचारियों को के पदों की अपेक्षा भविष्य की आवश्यकताओं से संबंधित होती है? तो उसको हम बोलते हैं जीरो बेस्ड बजट, शून्य आधारित बजट। ठीक है, इसमें क्या है, हम पहले से इसमें कुछ भी मानते नहीं हैं और सब कुछ जो है पूरा प्लान करके कि अगली बार ऐसा खर्चा होने की संभावना है। हम इसमें ऐसे अनुमान नहीं लगाते कि पिछली बार इतना हुआ था तो इस बार भी इतना होगा, हम सब कुछ नए सिरे से करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जीरो बेस्ड बजट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो बेस्ड बजट सर्वप्रथम कब प्रतिपादित किया गया था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मेरे ख्याल से मेरे पेपर में भी ये क्वेश्चन था, 1970 में इसको प्रथम बार प्रतिपादित किया गया था। किसी विश्वविद्यालय ग्रंथालय हेतु सर्वाधिक उपयुक्त बजट निर्माण की विधि कौन सी होती है? तो किसी भी विश्वविद्यालय ग्रंथालय हेतु सर्वाधिक उपयुक्त बजट की विधि जो है वो शून्य आधारित बजट यानी कि जीरो बेस्ड बजट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर फ्योर का नाम बजट निर्माण के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? पीटर फ्योर का नाम जो है पीपीबीएस से जुड़ा हुआ है। पीपीबीएस तकनीक सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? तो वो विकसित की थी रैंड कॉर्पोरेशन ने।
प्रोग्रामिंग बजट में ग्रंथालय के व्यय का आधार क्या होता है? प्रोग्रामिंग बजट में ग्रंथालय के व्यय का आधार जो है वो प्रोग्राम होते हैं। पिछले वर्ष के बजट के बिना नव वर्ष के बजट को तैयार करना कहलाता है, तो उसे हम जीरो बेस्ड बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट में किस पर अधिक बल दिया जाता है? तो शून्य आधारित बजट में सबसे ज़्यादा जो है वर्तमान क्रियाकलापों पर ध्यान दिया जाता है। किस आयोग ने विश्वविद्यालय ग्रंथालय के लिए विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% खर्च करने की संस्तुति की थी? तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये राधाकृष्णन आयोग था। किस आयोग ने किसी भी विश्वविद्यालय के लिए प्रत्येक छात्र 25 रुपये तथा प्रत्येक अध्यापक 300 रुपये व्यय करने की संस्तुति की थी? तो ये किया था राधाकृष्णन आयोग ने। एक विश्वविद्यालय ग्रंथालय में यूजीसी के अनुसार विश्वविद्यालय के बजट का कुल कितना प्रतिशत ग्रंथालय बजट होना चाहिए? तो अभी हमने पीछे भी बात की 6.5%। व्यय के किस मद आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर पर बजट का सर्वाधिक धन व्यय होता है? कर्मचारियों के वेतन पर 50% उसी के लिए होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी यही है, बजट का कितना भाग ग्रंथालय कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करने का प्रावधान यूजीसी द्वारा बताया गया है? तो वो 50% बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट का कितना भाग ग्रंथालय में पुस्तकों की जल्दसाजी बाइंडिंग पर खर्च करने का प्रावधान डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार है? तो वो है 5%। यूजीसी के अनुसार किसी विश्वविद्यालय ग्रंथालय में पत्रिकाओं पर कुल बजट का कितने प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान है? तो पत्रिकाओं पर जो है 14% खर्च करने का प्रावधान है, ठीक है, 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लागत के सापेक्ष किसी सेवा या क्रियाकलाप की उपलब्धि का माप क्या कहलाता है? तो लागत के सापेक्ष जो है लागत प्रभाविकता कहेंगे उसको, तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य अथवा सेवा को करने में लगने वाली लागत तथा उस सेवा के मूल्य अथवा मात्रा के मध्य किए जाने वाली व्यवस्थित तुलना को क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं लागत लाभ विश्लेषण। लागत लाभ विश्लेषण किसका एक मौलिक विचार एवं तकनीक है? तो लागत लाभ विश्लेषण जो है वो बजटीय नियंत्रण का एक मौलिक विचार एवं तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लागत लाभ विश्लेषण में कौन सी विधि अधिक लाभदायक होती है? तो लागत लाभ विश्लेषण में सबसे लाभदायक विधि जो है वो डायरी विधि है। निम्न में से कौन सी तकनीक लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित है? तो वो होती है पर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में पर्ट तकनीक किसमें अपनाई जाती थी? तो प्रारंभ में पर्ट तकनीक जो है अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में अपनाई जाती थी। पर्ट क्या होता है? तो पर्ट जो है वो कार्य विश्लेषण की विधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल है, पर्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पर्ट का पूर्ण रूप है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पर्ट तकनीक एवं सीपीएम का उपयोग किसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जाता है? तो ये जो है बजट की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जाता है। सीपीएम विधि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो सीपीएम विधि जो है मिस्टर डू पॉन्ट के द्वारा विकसित की गई थी। अगले सवाल पे चलते हैं, प्रारंभ में सीपीएम विधि किसमें अपनाई जाती थी? तो प्रारंभ में सीपीएम विधि जो है निर्माण परियोजनाओं में अपनाई जाती थी, ठीक है। सीपीएम विधि 1950 में किसने प्रतिपादित की थी? सीपीएम विधि 1950 में कैली एवं वालकर ने प्रतिपादित की थी। ग्रंथालय भवन निर्माण की योजना में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो ग्रंथालय भवन के निर्माण की योजना में देखिए वास्तुविद होगा ही होगा, अभियंता होगा, ग्रंथालय समिति होगी तथा ग्रंथालय ही होगा, तो ये लोग तो मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्रंथालय भवन निर्माण से संबंधित समुन्नत विचार किसने प्रस्तुत किए? तो मतलब डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन के साथ किसने अपने विचार प्रस्तुत किए थे? वो थे मिस्टर जॉन पार्किंग। अगला सवाल है, ग्रंथालय भवन निर्माण में जॉन पार्किंग ने किस व्यक्ति की भूमिका को अति महत्वपूर्ण बताया है? तो इसमें जो है लाइब्रेरियन की भूमिका को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। ग्रंथालय भवन निर्माण की योजना के विचारणीय तत्वों में कौन सा नहीं है? तो कार्य योजना, कार्यों एवं प्रदत्त सेवाओं पर विचार, उपलब्ध बजट, निर्माण कार्य इसमें विचारणीय तत्व नहीं है, क्योंकि ये योजना बनाने वालों का काम नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय भवन का कैसा स्वरूप अति उत्तम रहता है? तो इसमें देखिए मॉड्यूलर जो स्वरूप होता है ना, जिसको आप कभी भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो सबसे बढ़िया रहता है ग्रंथालय भवन का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉड्यूलर स्वरूप। ग्रंथालय भवन के मॉड्यूलर निर्माण से क्या आशय है? तो इसमें जो है कक्षों की सीमाओं को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, मतलब वही मॉड्यूलर, अगर कोई भवन मॉड्यूलर बनाया गया है तो उसमें जो रूम्स होंगे, जो हॉल होगा, जो बैठक होगी, उसका साइज आप कभी भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्रंथालय भवन की मॉड्यूलर प्रणाली में होती है तो क्या होता है? लचीलापन होता है। डॉक्टर रंगनाथन ने ग्रंथालय भवन के स्थान के संबंध में प्रत्येक पाठक के लिए कितना स्थान निर्धारित किया है? तो प्रत्येक पाठक के लिए डॉक्टर रंगनाथन के हिसाब से 27 स्क्वायर फीट जो है स्थान निर्धारित किया गया है। तो किसी भी ग्रंथालय भवन के फर्श की ऊंचाई डैश फुट से कम नहीं होनी चाहिए। भवन के फर्श की ऊंचाई जो है वो 8 फुट से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सब किन चीज़ों को ध्यान में रख के, फ्लड वगैरह को ध्यान में रख के रखा गया है कि 8 फुट से कम ऊंचाई नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट समिति ने किसी ग्रंथालय की स्थापना के समय कम से कम कितनी पुस्तकों का ग्रंथालय में होना आवश्यक बताया है? तो रॉबर्ट समिति के अनुसार जो है मिनिमम 70 to 100 बुक्स एक लाइब्रेरी में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति हेतु किसी वस्तु के विक्रय को क्या कहा जाता है? लाभ प्राप्ति हेतु किसी वस्तु के विक्रय को विपणन कहा जाता है, यानी कि मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन मार्केटिंग का वास्तविक आशय क्या होता है? तो मार्केटिंग का वास्तविक आशय होता है ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप संतुष्टि प्रदान करना। अगला सवाल है, विपणन के क्षेत्र में गुरु कौन माना जाता है? यानी कि मार्केटिंग के क्षेत्र में गुरु किसको माना गया है? वो माना गया है मिस्टर फिलिप कोटलर को। अगला सवाल है, विपणन प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष निम्न में से क्या होता है? तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष मार्केटिंग प्लान, ठीक है ना, विपणन योजना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विपणन की योजना बनाने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? तो विपणन की योजना बनाने से देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। उचित परिणामों की प्राप्ति हेतु निर्देश प्राप्त होते हैं, ठीक है। परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, हाँ। भावी संभावनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है, हाँ। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन योजनाओं का निम्न में से कौन घटक नहीं है? तो इनमें से कौन घटक नहीं है? बाजार विश्लेषण, लक्ष्य विश्लेषण एवं स्रोत विश्लेषण, विपणन कार्यक्रम एवं प्रबोधन, विपणन प्रक्रिया। इनमें से विपणन मार्केटिंग प्रोसेस ये घटक नहीं है, ठीक है। विपणन मिश्र क्या है? तो ये एक विपणन की महत्वपूर्ण युक्ति है, ठीक है। मार्केटिंग की एक टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन मिश्र के 4 घटक क्रमशः क्या प्रदर्शित करते हैं? तो इसके जो 4 कंपोनेंट हैं विपणन मिक्स के, यानी कि मार्केटिंग मिक्स के 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन मिश्र का वह घटक कौन सा है जो उपभोक्ताओं को सूचना वितरित करने की विधि जैसे प्रलेख आपूर्ति सेवा, अंतर ग्रंथालय ऋण सेवा, ऑनलाइन के माध्यम आदि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन मिश्र में चौथा घटक प्रमोशन का क्या अर्थ रखता है? ग्राहकों को विज्ञापनों के माध्यम से उत्पादों को क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालयों द्वारा उपभोक्ताओं को जो सूचना स्रोत उपलब्ध कराए जाते हैं तथा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उन्हें दोनों को मिलाकर आजकल क्या कहा जाता है? तो उन दोनों को मिलाकर सूचना उत्पाद एवं सेवाएं कहा जाता है, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालयों में सूचना उत्पाद एवं सेवाएं किन किन रूपों में उपलब्ध हैं? तो आजकल ग्रंथालयों में देखिए फिजिकल फॉर्म में तो है ही, इलेक्ट्रिक फॉर्म में है तथा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी है और ऑनलाइन फॉर्म में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सूचना उत्पाद एवं सेवाएं ऑनलाइन पर किस किस रूपों में मिलती हैं? तो आजकल सूचना उत्पाद एवं सेवाएं ऑनलाइन पर ओपेक्स के माध्यम से मिलती हैं, इंटरनेट पर मिलती हैं, ईमेल एवं इंटरनेट पर मिलती है, उपरोक्त सभी रूपों में। तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।